हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है आपका चैप्टर नंबर 7। और चैप्टर नंबर 7 जो है वो आपका परामर्श के प्रकार से संबंधित है। इस चैप्टर से आपका चाहे एक शॉर्ट चाहे एक लॉन्ग आंसर आना निश्चित है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आराम से पढ़िएगा, चीज़ों को समझिएगा। अगर अभी तक आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी से नहीं जुड़े हैं तो पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से हमारी इंस्टाग्राम आईडी, आप हमसे वहाँ से जुड़ सकते हैं। पीजी पॉइंट के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है और हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से। वहाँ पर आपको इसी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर वगैरह कोर्स पूरा मिलेगा, वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं। एक आध दो दिन में हम केवल मॉडल पेपर की भी पीडीएफ ई नोट सेक्शन में उपलब्ध करा देंगे, ताकि जो बच्चे कोर्स ना लेकर के सिर्फ मॉडल पेपर लेना चाहते हैं तो वो भी ले लें। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जिसको 3 प्रकार से भी पूछा जा सकता है। कैसे कि परामर्श प्रदान करने की मुख्य प्रविधियां कौन कौन सी हैं। दूसरा, निर्देशीय तथा अनिर्देशीय परामर्श की प्रविधियों में कुछ मुख्य धारणा, सोपान, लाभ और कमियों का उल्लेख कीजिए। कभी कभी निर्देशीय और अनिर्देशीय में अंतर भी पूछ देते हैं, ठीक है। तो अच्छे से चीज़ों को समझिएगा। जब आपको टॉपिक क्लियर होगा ना तो आप उसमें आसानी से डिफ्रेंशिएट भी कर पाएंगे। नेक्स्ट, यही क्वेश्चन और किस तरीके से पूछा जा सकता है, तो परामर्श प्रदान करने की प्रविधियों के अर्थ को बताते हुए निर्देशीय तथा अनिर्देशीय परामर्श की प्रविधियों के मुख्य धारणाओं, सोपानों एवं पदों तथा गुणों और अवगुणों पर प्रकाश डालिए। ठीक है। अब यहाँ से हम आपसे इतना कहना चाहेंगे सिर्फ कि एक बार आप लोग अपने एंड से सेशन को शेयर कर दीजिए। आपके जो भी बच्चे जानने वाले हों, जो भी आपके ग्रुप्स हों, कॉलेज ग्रुप्स वगैरह हों, उन तक एक बार ये लिंक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और सेशन को लाइक करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो देखिए, परामर्श की विधियों या प्रकारों की अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि जो परामर्श की प्रविधियाँ हैं या प्रकार हैं वो कितने प्रकार हैं। पहला होता है आपका निर्देशात्मक, दूसरा होता है आपका अनिर्देशात्मक और होता है आपका समन्वित परामर्श। जो आपका निर्देशक परामर्श होता है ये पूर्णतया परामर्शदाता को ही महत्व देने वाली प्रविधि होती है। अगर वहीं पे मैं अनिर्देशात्मक परामर्श की बात करूं तो इसमें पूर्णतया परामर्श जो प्रार्थी होता है इसी को ही महत्व देने वाली प्रविधि होती है, ठीक। और फिर देखो क्या कहा गया है यहाँ पर, समन्वित में क्या होता है, परामर्शदाता और परामर्श को ही महत्व देने की प्रविधि, ये एक इस प्रकार का परामर्श होता है। क्या कहा गया, निर्देशात्मक में पूर्णतया किसको जो है एक महत्व देने की माना गया है, तो परामर्शदाता को माना गया है। और अगर अनिर्देशात्मक की बात करें तो इसमें किसको इंपॉर्टेंस दी गई है, तो परामर्श प्रार्थी। परामर्श प्रार्थी का मतलब होता है जो परामर्श ले रहा होता है। अगर मैं अपनी बात यहाँ पर कर लूँ, ये कोई जेन्युइन एग्जाम्पल नहीं है लेकिन हाँ देने की उससे कि आपको याद रहे, आप लोग क्या होंगे, परामर्श प्रार्थी होंगे। अगर मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंस दूँ सो इट इज कॉल्ड अनिर्देशात्मक, ठीक है। अगर सारी चीज़ें मेरे हिसाब से हों तो वो क्या हो जाएगा, आपका निर्देशात्मक। और ऐसी चीज़ें जहाँ पर जैसे हम आपको जो ये कंटेंट पढ़ा रहे हैं ये, और हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम अगर हम अपने आप को और कंटेंट को वो दें इंपॉर्टेंस, तो उसको हम क्या कहेंगे, समन्वित परामर्श कहेंगे, ठीक है। अब आइए देखिए, यहाँ पर इन्होंने ये लिखा भी हुआ है कि परामर्श की मुख्य रूप से 3 प्रविधियाँ, ये 3 प्रविधियाँ या सिद्धांत इस बात पर आधारित होते हैं कि अधिक महत्व परामर्शदाता को दिया जाए या परामर्श प्रार्थी को दिया जाए। मतलब यहाँ पर यही बताया जाता है आपको कि जो परामर्श दे रहा होता है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए तो हम क्या, तो वो निर्देशन क्या कहलाए, तो वो परामर्श आपकी क्या परामर्श कहलाएगी। या अगर हम परामर्श प्रार्थी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो वो किस प्रकार के परामर्श के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार से जो परामर्श की प्रक्रिया थी इसको हम लोगों ने 3 विचारधाराओं में विभाजित किया। कौन कौन सी, निर्देशीय, अनिर्देशीय और समन्वित, ठीक है। आगे चल के इनको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। निर्देशीय परामर्श के अंतर्गत इस विचारधारा या प्रविधि के प्रवर्तक कौन थे, तो विलियमसन थे। इस प्रकार के परामर्श को परामर्शदाता केंद्रित परामर्श कहा जाता है। ये बात तो आपको याद ही रखनी है। ये डिफरेंस के उससे भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि निर्देशीय और अनिर्देशीय परामर्श में अंतर बताओ शॉर्ट आंसर में, तो इसलिए अभी से ही आप इसको दिमाग में रख के चलिएगा। निर्देशीय परामर्श में अगर हम आपसे पूछें कि किसको केंद्र माना जाता है तो आप कहेंगे कि मैम इसमें परामर्शदाता को केंद्र माना जाता है, ठीक है, जो परामर्श दे रहा होता है, ठीक है, ओके। इसमें परामर्शदाता को अत्यधिक महत्व प्रदान किया जाता है और परामर्श प्रार्थी को गौरव स्थान प्राप्त होता है। इस पद्धति में परामर्श प्रार्थी की समस्या का समाधान करने का उत्तरदायित्व परामर्श के पास होता है। जैसे
मैम हमने कहा जैसे मान लो ये क्या है, ये है परामर्श प्रार्थी, ठीक, क्या है भैया, परामर्श प्रार्थी, ठीक। और जो ये है ना, ये है आपके क्या, परामर्शदाता। क्या है ये भैया, ये परामर्शदाता है। तो जब निर्देशीय परामर्श होगा तो सबसे ज़्यादा केंद्र कौन होगा, परामर्शदाता होगा। और जो इनकी प्रॉब्लम है, यानी कि जो परामर्शदाती की जो परामर्श प्रार्थी की समस्या है, इसको समाधान करने का उत्तरदायित्व जो होगा वो परामर्श प्रार्थी के पास नहीं होगा, वो किसके पास होगा, तो वो आपका परामर्शदाता के पास में होगा, ठीक है। परामर्शदाता ही परामर्श प्रार्थी की समस्याओं को हल करता है और उनका हल निकालता है। सुन करके पहले इसकी सारी बात सुनेगा, फिर उसका हल कौन निकालेगा, यहाँ पर परामर्शदाता ही निकालेगा। किसमें, निर्देशीय परामर्श के अंतर्गत की चीजें हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसका जस्ट ऑपोजिट अनिर्देशीय में होता है ना। उनके कारणों के बारे में जानना है ना, ये जानना है परामर्श प्रार्थी से कि किस तरीके की समस्या है, तो उसका जो निदान करता है वो कौन करता है भैया, परामर्शदाता, है ना। ये क्या है, इसकी उपचारात्मक निर्देश देता है और इस प्रकार के परामर्श के अंतर्गत क्या होता है, परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी को पूर्ण रूप से मार्गदर्शन भी करता है। निर्देशन परामर्श की धारणाएं विली एंड एंडरसन के अनुसार क्या नहीं, तो वो देखो, इन्होंने बताया कि निर्देशन अधिक योग्य, प्रशिक्षित एवं अनुभवी होने के फलस्वरूप समाधान के लिए अच्छी सलाह दे सकता है। सूचनाओं को बिना परामर्श चाहने वाला समस्या का समाधान किसी सहायता के बिना नहीं कर सकता। परामर्शदाता परामर्श की प्रक्रिया को सक्रिय रूप से भाग लेता है और परामर्श प्रार्थी उसकी अपेक्षाकृत कम क्रियाशील होता है, ठीक। क्या कहा गया कि जो आपका निर्देशन परामर्श होता है, इसके अंतर्गत जो परामर्श प्रार्थी होता है उसकी क्या होता है भैया, वो कम क्रियाशील होता है इन कंपैरिजन टू परामर्शदाता। अब देखो, परामर्श प्रक्रिया में निर्णय तो परामर्शदाता ही लेता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा कि जो आपका निर्देशन परामर्श होता है उसके अंतर्गत जो आपकी परामर्श प्रक्रिया चल रही होती है, इसका निर्णय कौन लेता है, इसका डिसीजन कौन लेता है, तो परामर्शदाता जो होता है ना, जो आपको परामर्श दे रहा होता है, जो आपका काउंसलर है, जस्ट लाइक डॉक्टर, तो वो ही निर्णय लेता है कि मरीज को कौन कौन सी दवाई देनी है, ऐसे समझ लो आप। परंतु परामर्शदाता वह सब कुछ करता है जिन पर परामर्श प्रार्थी स्वयं निर्णय न ले सके, और परामर्शदाता सोचने, वर्णन, निष्कर्ष एवं सलाह आदि के द्वारा ही प्रयत्न करता है कि परामर्श प्रार्थी को बताया जा सके कि जिससे कि वह अपनी समस्या का समाधान भी कर सके। अब क्या है, निर्देशीय परामर्श के चरण या सोपान कौन कौन से होते हैं, तो ये विलियम और डार्ल ने कुछ इसके चरण और सोपान बताए। क्या क्या बताएं, सबसे पहले इन्होंने बताया संश्लेषण, फिर बताया विश्लेषण, फिर बताया निदान, ठीक, फिर बताया आपका फल अनुमान, फिर परामर्श प्रार्थी और अनुवर्तन, ठीक। अब आपको ये समझना है कि जैसे संश्लेषण का मतलब होता है सिंथेसिस, विश्लेषण का मतलब होता है एनालिसिस, है ना, उसके बाद में डायग्नोसिस, ये सारे जो प्रोसीजर हैं ये किस तरीके से होते हैं। तो अगर हम संश्लेषण की बात करें तो क्या होता है कि टुकड़ों की जैसे जानकारी होती है ना, कि उसने जो भी परामर्श, मान लो प्रार्थी है जैसे ये है, तो इन्होंने एक बात ये बता दी परामर्शदाता को, ठीक, दूसरी बात ये बता दी, तीसरी बात ये बता दी और चौथी बात ये बता दी। तो अब इन चारों बातों को मर्ज करना और परामर्शदाता जो है उसके द्वारा उन बातों को सुन करके पूरा कंक्लूजन के रूप में, है ना, क्या किया इन्होंने, टुकड़ों की जानकारी को एक करके उसको निर्णय दिया। तो ये आपका किसके अंतर्गत आ जाएगा, ये आपका संश्लेषण के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। और विश्लेषण का मतलब होता है किसी एक जानकारी के टुकड़े कर देना, अर्थात जैसे परामर्श प्रार्थी ने मान लो कोई एक किस्सा, कोई एक इंसिडेंट सुनाया पूरा, ठीक, तो अब उससे क्या क्या निष्कर्ष निकल सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा, ऐसा इन्हीं के साथ क्यों हुआ, ये वहाँ पे उस समय क्यों गए थे। तो 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, इसी एक बात से निकली हुई सब बातें हैं। तो ये आपका किसके अंतर्गत आ जाएगा, विश्लेषण के अंतर्गत आ जाएगा, है ना। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। निदान, अब देखो, आधार सामग्री का कार्यांतरित तथा आकृतिक संगठन करके उनका संश्लेषण करना। अब ये इतनी कठिन लैंग्वेज है कि आपको नहीं समझ में आएगी, जो हमने अभी बताया आप उससे समझ लो, ठीक। विश्लेषण, आप इसी तरीके से निदान होता है आपका फल अनुमान, मतलब जब आप इतने चरणों से गुजर जाते हैं तो इसके अंतर्गत छात्र भावी समस्याओं की संभावना को ज्ञात करके फल अनुमान करता है और परामर्श प्रार्थी के समायोजन एवं पुनर्समायोजन के लिए प्रयास करता है, ठीक। अब निर्देशन परामर्श के लाभ क्या क्या है ना, इसके क्या 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 है,
लाभ हैं, तो ये समझो। तो इस प्रकार के परामर्श में समय बहुत कम लगता है। ठीक है भाई, परामर्श जो दाता होता है तो परामर्श प्रार्थी की सारी समस्याएं सुनी, उसके संबंधित उसको पूरा उसका निदान दे दिया, काम खत्म। और इस परामर्श में समस्या पर अधिक बल दिए जाने के कारण समस्या की भली भांति समझा जा सकता है। जैसे मान लो मैं डॉक्टर के पास गई तो मैंने बताया मुझे पेट में भी दर्द है, तो हो सकता है वो आपसे पूछे बेटा क्या रात को बुखार आता है, क्या बेटा पेट दर्द हो रहा है आपका, तो क्या आपको वोमिटिंग भी लगती है। तो ऐसे क्वेश्चंस कर देता है कि सामने वाले की जो समस्या है उससे संबंधित जो भी चीजें होती हैं वो भी बाहर आ जाती हैं और उसका कायदे से निदान भी हो जाता है। ये परामर्श बालक के व्यक्तित्व के संवेगात्मक पक्ष की अपेक्षा बौद्धिक पक्ष पर अधिक बल देता है। अतः बौद्धिक स्तर पर समस्या का समाधान होने के कारण परामर्श के अधिक स्थायी और प्रभावपूर्ण होने की संभावना होती है। निर्देशी परामर्श में परीक्षणों और विधियों का प्रयोग सुगमता से किया जा सकता है। इस प्रकार का परामर्श मंद बुद्धि वाले बालकों के लिए अति उत्तम रहता है। निर्देशीय परामर्श के दोष या कमियों की अगर हम बात करें तो निर्देशीय परामर्श के दोष या कमी क्या होती है मैम, है ना। निर्देशीय जो परामर्श होता है आपका जो डायरेक्शनल काउंसलिंग होती है, इसमें इसके कुछ ना कुछ तो मैम डीमेरिट्स भी होंगे ना, हमने कहा बिल्कुल होंगे। हर चीज़ की अच्छाई है तो बुराई भी होती है, तो क्या दोष हैं इसके, क्या कमियां हैं इसकी, ये समझो। तो इस प्रकार के परामर्श में परामर्श प्राप्त करने वाला स्वनिर्देशन के योग्य नहीं हो पाता, यानी कि वो सेल्फ डिसीजन नहीं लेने के काबिल होता है। उसके बाद में क्या है, इस परामर्श में समस्या केंद्रित होने के कारण परामर्श जो प्रार्थी होता है इसकी अवहेलना रहती है। इस परामर्श में परामर्श प्रार्थी परामर्शदाता पर अधिक निर्भर हो जाता है, जिसके कारण उसकी मौलिकता जो है वो क्या होती है भैया, कमजोर पड़ जाती है। परामर्श प्रार्थी के द्वारा इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग न लेने के कारण संवेगात्मक समस्याओं के समाधान करने में उस प्रकार का निर्देशन अधिक सफल नहीं हो पाता है। और इस प्रकार की परामर्श व्यवहारिक की अपेक्षा सैद्धांतिक विवेचना पर आधारित होती है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। सीधी सी बात है, जो निर्देशीय परामर्श है वो आपका भैया व्यवहारिक नहीं रह जाता है, वो पूरा सैद्धांतिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि सारी चीजें तो किसके हाथ में होती हैं, परामर्श दाता के हाथ में होती हैं। तो इस प्रकार के निर्देशन में परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी को भविष्य में गलतियों करने से बचा नहीं सकता। और निर्देशीय परामर्श के अंतर्गत परामर्श प्रार्थी से संबंधित बहुत सी जानकारियों की परामर्शदाता के द्वारा अवहेलना की जाती है। ओके, अब तो ये आपने पूरा क्या पढ़ लिया, निर्देशन जो आपका निर्देशीय परामर्श होती है उसके विषय में। अब आप पढ़ेंगे इसी तरीके से अनिर्देशीय परामर्श क्या होता है। ठीक, तो समझिएगा बात को। निर्देशीय परामर्श का जस्ट ऑपोजिट होता है आपका अनिर्देशीय परामर्श। तो ये चीजें समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे मान लो ये आप एक लॉन्ग आंसर में सब चीजें पढ़ रहे हो सकता है शॉर्ट आंसर में केवल इतना ही पूछ दें कि निर्देशीय परामर्श क्या होता है तथा उसका महत्व बताइए, या पूछ दें निर्देशीय परामर्श क्या होता है तथा उसकी लाभ तथा उसके गुण और हानि बताइए, कमियां बताइए, या पूछ देंगे निर्देशन तथा अनिर्देशीय परामर्श में अंतर क्या होता है। तो इस वजह से इन टॉपिक को पढ़ना बहुत जरूरी है अच्छे से, क्योंकि ये आपसे शॉर्ट आंसर में भी छोटा छोटा करके पूछ सकते हैं, है ना। तो एज अ टॉपिक चीज़ों को समझिएगा। अगर मैं अनिर्देशीय परामर्श की बात करूं तो इस प्रचारधारा के प्रवर्तक आपके कौन कहे माने जाते हैं, तो कार्ल रोजर्स माने जाते हैं। कौन माना जाता है? कार्ल रोजर्स माने जाते हैं। इस प्रकार के परामर्श को परामर्श प्रार्थी केंद्रित भी कहा जाता है। वो वाला परामर्शदाता केंद्रित था। अनिर्देशीय परामर्श जो है वो आपका परामर्श प्रार्थी केंद्रित परामर्श भी कहा जाता है। परामर्श प्रार्थी केंद्रित का मतलब ये होता है कि जैसे हम डॉक्टर के पास जाएं तो हम क्या हैं, हम परामर्श प्रार्थी हैं, और सामने जो डॉक्टर बैठे हैं वो क्या है, वो परामर्शदाता हैं। तो जो आपका अनिर्देशीय परामर्श होता है वो पूरा किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, किस पर ज़्यादा उसका सेंटर पॉइंट होता है, परामर्श प्रार्थी। यानी कि जैसे हम अगर डॉक्टर के पास जाएं तो हम क्या है, हम परामर्श प्रार्थी हैं, है ना। और इस प्रकार के परामर्श के अंतर्गत ये परामर्श प्रार्थी या परामर्श प्राप्तकर्ता सक्रिय रूप से भाग लेता है और परामर्शदाता को गौर स्थान प्राप्त होता है। इस प्रकार के परामर्श में परामर्श प्रार्थी ज़्यादातर बोलता है और परामर्शदाता अधिकतर उदासीन रहता है, एकदम न्यूट्रल, और बहुत कम बोलता है। क्या करता है परामर्शदाता होता है वो एकदम न्यूट्रल होता है ना। और सबसे ज़्यादा किसकी बात सुनी जाती है, जो परामर्श प्रार्थी होती है उसकी बात सुनी जाती है। इसमें परामर्श प्रार्थी अधिकतर अपनी समस्याओं का समाधान खुद करता है। जैसे कोई आदमी होता है ना, पूरी बातें खुद ही बताता रहता है, खुद ही उसका सोल्यूशन भी बताता रहता है ना, और उनकी पूर्ति के लिए स्वयं योजना भी बनाता है। इस प्रकार के परामर्श में परामर्शदाता कोई निर्णय नहीं लेता है, बल्कि ये परामर्श प्रार्थी में खुद अपने आप निर्णय लेने की क्षमता उत्पन्न करता है। अतः निष्कर्ष रूप से ये कहा जा सकता है कि अनिर्देशीय परामर्श में निर्णय लेना, योजना बनाना,
उस योजना का अनुकरण करना आदि सभी प्रकार के कार्यों को संपादित करना परामर्श प्रार्थी के द्वारा ही किया जाता है। अगर अनिर्देशीय परामर्श की धारणाओं की बात करें हम, तो इसमें क्या होता है कि परामर्श चाहने वाले को अधिकतम संतोष प्राप्ति होनी चाहिए ना, उसको पूरा सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। समस्या का समाधान इसमें क्या होता है, परामर्श प्रार्थी के जीवन के अनुकूल ही होना चाहिए, है ना। ये ऐसे समझ लो आप, जैसे आदमी गया किसी से कि अनिर्देशीय मतलब कोई नहीं, क्या ऑफिशियल, मान लो किसी का अफेयर है, उसको शादी करनी है, ठीक है। अब वो ये नहीं डिसीजन ले पा रहा है कि मैं लव मैरिज करूं या अरेंज मैरिज करूं। वो सामने वाले के पास जाता है, तो सामने वाला एकदम, जैसे उसका दोस्त, सपोज दैट ऐसी सिचुएशन में उसका दोस्त एकदम न्यूट्रल रहेगा, वो अपनी सब बातें उसको बताएगा, कहेगा यार लेकिन अरेंज मैरिज ही सही है, फिर या कहेगा यार सिर्फ लव मैरिज ही सही है। तो वो जो भी बातें बताएगा, मतलब ऐसा निर्णय लिया जाएगा ऐसी सिचुएशन में जिसपे वो बंदा क्या रहे भैया, सेटिस्फाइड रहे, है ना। ऐसा ना हो कि ऐसा डिसीजन हो जाए कि जिंदगी भर पछतावा ही होता रहे। परामर्शदाता को परामर्श प्रक्रिया के दौरान गौड़ ही रहना चाहिए और संवेगात्मक संघर्ष उचित समायोजन की एक बड़ी बाधा है। समझ गए बात को। अनिर्देशीय परामर्श के चरण या सोपान की अगर हम बात करें, तो व्यक्ति किसी कठिनाई का अनुभव करने के बाद स्वयं परामर्शदाता के पास जाता है इसमें, और परामर्शदाता ये प्रदर्शित करता है कि वह परामर्श प्रार्थी की समस्याओं का समाधान नहीं जानता है, परंतु वह उनका समाधान करने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। ठीक है, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर को आपने बताया उसके पेट में दर्द है, ये दिक्कत है, सिम्टम्स समझ के वो जान गया कि भैया इनको जो है टाइफाइड हुआ है या इनको क्या हुआ है, उसकी दवाई दे दी। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो परामर्शदाता होता है, जो काउंसलर होता है, वो ये नहीं दिखाता है कि हमको आपकी समस्या का समाधान पता है, वो सिर्फ ये दिखाता है कि हम आपकी समस्या के लिए आपको मार्ग जो है प्रदर्शित कर देंगे, हम दिग्भ्रमित नहीं करेंगे आपको, ये दिखाता है। परामर्शदाता मैत्रीपूर्ण ढंग से, एकदम दोस्ती की तरीके से आप परामर्श जो प्रार्थी होता है, यानी कि जो गाइड, जो काउंसलिंग करवा रहा होता है या जिसकी जो समस्या होती है, वो जो गया होता है, उसको मुफ्त में सहायता देने के लिए प्रोत्साहित करता है। उसके बाद में परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी की भावनाओं को समझने का पूरा प्रयास करता है। सो ये तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे आपको कोई दोस्त की आपको दिक्कत हुई हो और वो आपके पास आए परामर्श लेने, तो वो आपका निर्देशन के अंतर्गत आ जाता है। आप तो समझ में आई ना बात। तो स्वतंत्र अभिव्यक्ति के बाद व्यक्ति में धीरे धीरे अंतर्दृष्टि या सूझ का विकास होता है। अंत में परामर्श प्रार्थी के अवरोध दूर हो जाते हैं, वह स्वयं को हल्का अनुभव करता है तथा अपने को निर्णय लेने तथा उन पर व्यवहार करने के योग्य मानने लगता है। इस स्थिति में परामर्श प्रार्थी और अधिक सहायता की आवश्यकता अनुभव नहीं करता है और परामर्श की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। अनिर्देशीय परामर्श के लाभ की अगर हम बात करें, तो अनिर्देशीय परामर्श के निम्नलिखित लाभ हैं। इस परामर्श में कोई परीक्षण प्रयोग नहीं किए जाते हैं, अतः इसमें कठिन परिश्रम नहीं करना पड़ता है, और इस प्रकार के निर्देशन और परामर्श का प्रभाव हमेशा के लिए कैसा होता है भैया, स्थायी होता है। अनिर्देशीय परामर्श एक धीमी परंतु निश्चित प्रक्रिया है जो छात्र में समस्या को समाधान करने की योग्यता उत्पन्न करती है। इस निर्देशन के द्वारा समस्याएं अवचेतन स्तर से मिलकर चेतना स्तर तक उभर जाती हैं। अनिर्देशीय परामर्श की कमियां या दोष की अगर मैं बात करूं, तो अनिर्देशीय परामर्श की कुछ कमी भी होती हैं और दोष भी होते हैं। तो क्या कमी होती है, क्या दोष होते हैं, ये समझो। ये आपकी एक धीमी प्रक्रिया होती है और इसमें बहुत टाइम भी लगता है ना। ये परामर्श स्कूलों के लिए उपयुक्त नहीं होती है, क्योंकि परामर्शदाताओं के बहुत से छात्रों की समस्याओं को देखना पड़ता है ना। इस परामर्श के द्वारा बालक पूर्णतः निर्णय लेने के योग्य भी नहीं हो सकते हैं। वैयक्तिक संपर्क स्थापित हो जाने के कारण कुछ छात्रों को परामर्शदाता की ओर अधिक झुकाव हो जाता है ना। तो ये आपके क्या हो गए, आपने पढ़ लिया पूरा आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 था। इससे आपको हमने ये भी बता दिया कि कैसे शॉर्ट आंसर बन सकता है। अब देखो, ये 2020 में आपका पूछा गया क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्या, कि परामर्श की मुख्य प्रविधियां कौन कौन सी हैं, निर्देशन और परामर्श में साक्षात्कार प्रविधि क्यों अधिक उपयोगी सिद्ध हुई है। मतलब जो आपका इंटरव्यूअर मेथड होता है, साक्षात्कार प्रविधि या आपके निर्देशन हो चाहे परामर्श, इसमें आपकी ये ही क्यों उपयोगी सिद्ध हुई है, मतलब क्यों इतनी इंपॉर्टेंट सिद्ध हुई है, इसके विषय में भी बताओ, है ना। और परामर्श की प्रमुख प्रविधियां कौन कौन सी हैं ये भी बताओ। तो देखो भैया, तो परामर्श की प्रमुख प्रविधियों की अगर मैं बात करूं, तो पहली आपकी मौन धारण प्रविधि। जब उपबोधक उपबोध की समस्या या वार्ता को चुपचाप बिना किसी टिप्पणी के धैर्य पूर्वक सुनता रहता है, तो इसे हम मौन धारण प्रविधि कहते हैं। यहाँ पर क्या क्या बात हुई है, ये थोड़ा सा टफ लैंग्वेज है। जैसे मान लीजिए डॉक्टर जब पूरी बातें सुन रहा हो, किसकी, मरीज की, है ना, जब वो बता रहा हो एकदम मौन होकर के, तो वो आपकी आ जाएगी मौन धारण प्रविधि। इस प्रविधि में जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है
कि हम लोग ही छोटे छोटे में मम्मी पापा के सामने अपनी पूरी कि हमने ऐसा नहीं किया था, फिर वो चिंटू आया था, चिंटू ने उसको मार दिया पिंकू को, फिर पिंकू ने घर में बता दिया जा करके, फिर उसके मम्मी आई, फिर वहाँ ये हुआ, फिर वो हुआ। पापा कुछ पूछ नहीं रहे, फिर भी बच्चा अपने आप ही अपनी सफाई प्रेषित करता जा रहा है और पापा चुपचाप से सुन रहे हैं। तो ये आपका मौन धारण प्रवृत्ति का एग्जाम्पल है ना। तो इस प्रवृत्ति में क्या होता है, उपबोधक बिना किसी विघ्न के उपबोध की समस्या को समझने का प्रयास करता है एवं दृष्टिकोण को स्वीकार करता है। और मौन धारण का दूसरा प्रभाव ये है कि उपबोध को अपने विचार तथा समस्या के विस्तार से स्पष्ट करने का अवसर प्राप्त होता है ना। और ऐसा होने पर उपबोध के अचेतन में स्थित, अचेतन मतलब अचेतन मन में स्थित सभी कुंठाएं बाहर आ जाती हैं और इस प्रवृत्ति में उपबोधक उपबोध को अधिक बोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यदि कभी उपबोध बोलना बंद करता है तो उपबोधक कुछ बोलकर उपबोध को बोलने के लिए फिर से प्रेरित कर देता है। जैसे मान लो कभी कोई बताते बताते थक गया बात अपनी पूरी बच्चा, तो उसको फिर कुछ तब जो है जो सुन रहा होता है, जो उपबोधक होता है, तब वो कहेगा अच्छा फिर क्या हुआ था, फिर वो पूरा बताना शुरू कर देगा। मान लो फिर वो रुका तो कहा अच्छा उसकी मम्मी आ गई थी वहाँ, तो फिर वो एकदम एक्साइटेड हो जाएगा, कहेगा हाँ हाँ पापा आ गई थी, आ गई थी। समझ रहे हैं? तो ये आपका मौन धारण प्रवृत्ति के अंतर्गत आएगा, है ना। अगर मैं स्वीकृति प्रवृत्ति की बात करूं तो आप लोग ऐसे समझ लो जैसे लाइक जब भी आप लोग व्हाट्सएप पे बातें करते हो ना, हाँ ठीक जी, तो वो आपका इसके अंतर्गत आ जाएगा। मैम कैसे? हमने कहा देखो हम याद करने के हिसाब से आपको एग्जांपल देते ताकि आपको चीज़ें स्मरण में रहे। स्वीकृति प्रवृत्ति, इस प्रवृत्ति में उपबोधक जब उपबोध्य द्वारा विचार या दृष्टिकोण प्रकट करते समय ठीक है ना, जैसे हम मान लीजिए आपसे कोई बात बताने तो आप कहेंगे ठीक है, अच्छा हाँ फिर क्या हुआ, हाँ 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 ठीक है ना। तो इन शब्दों का प्रयोग करके उसके विचारों की स्वीकृति प्रदान करता है, तो इसे हम स्वीकृति प्रवृत्ति कहते हैं। और स्वीकृति प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य उपबोध को अपने विचार निसंकोच रूप से प्रकट करने की प्रेरणा देना है। पुनरावृत्ति प्रवृत्ति की अगर मैं बात करूं तो पुनरावृत्ति प्रवृत्ति का मतलब होता है बार बार किसी चीज को रिपीट कर देना। कुछ विद्वानों के अनुसार पुनर्कथन या पुनरावृत्ति और स्वीकृति में कोई मित्रता भिन्न नहीं है, लेकिन स्वीकृति और पुनरावृत्ति में अंतर है। स्वीकृति में कुछ शब्दों का प्रयोग कुछ संकेत देने के लिए किया जाता है और कि वह उपबोध्य के कथन के प्रति सजग है ना, कि हाँ हम आपको अच्छे से सुन रहे हैं। लेकिन अगर मैं पुनरावृत्ति में बात करूं तो उपबोधक उपबोध्य के कथन को दोहराता है। जैसे उसने कहा कि मम्मी बताए आज हम ना टिफिन जो ले गए थे तो वो रीता मैम ने खा लिया, तो उसकी मम्मी तुरंत कहेंगी रीता मैम ने खा लिया, तो इसका मतलब क्या होगा, ये पुनरावृत्ति प्रवृत्ति के अंतर्गत आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसी के उपबोध के कथन को उसकी माँ ने दोहराया है ना, ताकि उसको ये विश्वास हो जाए कि उपबोधक क्या है, सजग है और वह कथन के प्रति स्पष्ट भी हो रहा होता है। फिर होती है आपकी स्पष्टीकरण प्रविधि। यहाँ पर होता है कि उपबोधक और उपबोध्य दोनों के लिए स्पष्टीकरण आवश्यक है। यदि उपबोध्य द्वारा कोई बात उपबोधक की समझ में नहीं आती है तो उसे उपबोध्य से उसकी बात को और स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए, है ना। मान्यता प्रदान करने वाली प्रविधि, उसके बाद में सामान्य नेतृत्व प्रविधि, विश्लेषण प्रविधि, ये सब नॉर्मल है। नेक्स्ट देखो क्या है, निर्देशन और परामर्श में साक्षात्कार प्रविधि की उपयोगिता क्यों है। इसके रिगार्डिंग हम आपको इससे पहले वाले लेसन में एक पूरा आंसर पढ़ा चुके हैं, है ना। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सामने सामने बैठ करके 1-to-1 इंटरेक्शन करना, उसके फेसेस के एक्सप्रेशन देखना, ठीक है, जो बंदा सामने बैठ करके कितने कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है ना। वहाँ पर क्या होता है, कोई भी पार्शियलिटी नहीं होती है, कोई भी वर्चुअलिटी नहीं होती, जो भी होता है वो रियलिस्टिक चीज़ें होती हैं। और तब अब जैसे मान लो अब तो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ऑनलाइन हो जाता है ना। ऑनलाइन डॉक्टर से अपने अपॉइंटमेंट ले लिया, डॉक्टर से आपने कहा कि मेरे ना पेट में दर्द हो रहा है। अब डॉक्टर कहेगा दिखाओ, तो क्या पेट में क्या देख लेगा वो बिना जांच के, बिना कुछ उसके, है ना। तो इस तरीके से चीज़ें होती। और वहीं अगर आप डॉक्टर को सामने से दिखाने जाओगे तो आला लगाएगा, ये जो भी मशीन होंगी उनसे चेकअप करेगा आपका, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। इस तरीके से कहा गया है कि जो आपकी साक्षात्कार प्रवृत्ति होती है तो वो आपकी ज़्यादा अच्छी होती है इन कंपैरिजन टू अदर्स, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि समन्वित परामर्श से आप क्या समझते हैं। समन्वित परामर्श की मुख्य धारणाओं, लाभों और कमियों की सीमाओं का वर्णन करो। आपने क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूरा पढ़ लिया है। परामर्श के 3 प्रकार होते हैं, एक निर्देशीय होता है, एक अनिर्देशीय होता है और तीसरा आपका समन्वित होता है। या एक निर्देशीय होता है, एक समन्वित होता है और तीसरा आपका अनिर्देशित होता है। इस तरीके से हमने आपको 3 परामर्श पढ़ाए। तो इससे पहले वाला जो आंसर है उसमें हमने आपको निर्देशन के परामर्श के जो भी देखो जो भी आपके गुण थे, जो भी चीज़ें थी वो सब पढ़ा दिया। अब अनिर्देशीय की भी चीज़ें हमने आपको गुण, महत्व, हानियाँ, लाभ सब पढ़ा दिया। अब बात आती है भैया किसकी, तो अब बात आती है आपकी समन्वित परामर्श की। तो समन्वित परामर्श से संबंधित चीज़ें कि वो क्या है ना, उसमें क्या लाभ है, क्या हानियाँ हैं, क्या गुण हैं, क्या द्वेष है,
इसके विषय में हम लोग चर्चा कर रहे होंगे। इतनी मेहनत की जाती है आप लोगों के लिए, फिर भी अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं करते हैं तो बहुत हर्ट होता है। और साथ में सेशन को लाइक तो कर ही दिया करिए अगर शेयर नहीं कर रहे हैं तो। बाकी एक बार अपने कॉलेज ग्रुप में अगर आप प्लेलिस्ट उठा करके पूरी शेयर भी कर देंगे तो अच्छा होगा। ये नहीं सोचो कि हाय हमारे शेयर करने से तो लोगों को पता चल जाएगा। हमने कहा नहीं, कंपटीशन नहीं होता है, इसको कहते हैं किसी की मदद करना, और मदद करना तो बहुत अच्छा होता है ना। तो आपको ये काम तो करना ही है। साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, और अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिएगा। अब हम समझाते हैं आपको समन्वित परामर्श क्या होता है। समन्वित परामर्श के प्रचारक एवं प्रवर्तक कौन थे भैया? थॉर्न। कौन थे भैया? थॉर्न महोदय। अब देखो, समन्वित परामर्श विधि परामर्श की तरह, देखो समन्वित परामर्श विधि निर्देशीय और अनिर्देशीय परामर्श का क्या है? मिश्रित रूप है। इस प्रकार के परामर्श से परामर्शदाता निर्देशीय परामर्श की तरह ना तो सक्रिय होता है और ना ही अनिर्देशीय परामर्श की तरह निष्क्रिय होता है। वह इन दोनों विधियों के बीच के मार्ग को अपनाता है। कौन? समन्वित परामर्श, है ना। शिक्षा विशेषज्ञों को भी ये मानना है कि निर्देशीय और अनिर्देशीय परामर्श को मिश्रित करके अपनाना चाहिए। इसी आधार पर समन्वित परामर्श के सिद्धांत का विकास हुआ है। समन्वित परामर्श विधि के अंतर्गत परामर्शदाता सबसे पहले परामर्श प्रार्थी की समस्या एवं व्यक्तित्व का अध्ययन करता है और उसके पश्चात वह उस विधि को चुनता है जो उस प्रार्थी के लिए अधिक उपयोगी होती है। थॉर्न और उनके अनुयायियों का क्या कहना है कि परामर्श की विधि ऐसी होनी चाहिए जिससे परामर्श प्रयोगकर्ता व्यक्ति में अंतर्दृष्टि उत्पन्न हो और जिससे वह स्वयं अपनी समस्याओं को हल कर सके, निर्णय ले सके, समय से अपने को व्यापार और शिक्षा में समायोजित करके स्वयं के साथ समाज का उत्थान भी कर सके। समन्वित परामर्श की क्या धारणाएं होती हैं, तो ये भी समझिएगा बात को। जैसे इन्होंने कहा, समन्वित परामर्श से परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी की समस्याओं से संबंधित सभी सूचनाओं को एकत्रित करता है और सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए वह प्रार्थी से आत्मीयतापूर्ण साक्षात्कार कर सकता है। अभिभावकों, साथियों एवं अध्यापकों से भी जानकारी प्राप्त कर सकता है और यदि आवश्यकता पड़े तो विभिन्न परीक्षणों का भी उपयोग कर सकता है, जैसे बुद्धि परीक्षण, रुचि परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण आदि। उसके बाद में परामर्श प्रार्थी की समस्या से संबंधित सभी जानकारियां एकत्रित करने के बाद पहले व्यक्ति को ही स्वतंत्रता पूर्वक विचारों की प्रदर्शित करने का अवसर दिया जाता है, जिससे कि वह व्यक्ति क्या चाहता है, कैसे चाहता है, ये सभी बातें स्पष्ट हो जाए। व्यक्ति की इच्छा और रुचि जान लेने के बाद ऐसी अनुकूल परिस्थितियां प्रदान की जाती हैं कि वह समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए व्यवहार में परिवर्तन लाना शुरू कर देता है। सूचनाओं का परामर्शदाता द्वारा विश्लेषण किया जाता है और उचित निष्कर्ष निकाले जाते हैं और प्रार्थी का सहयोग एवं सुझाव लेकर निर्णय लिए जाते हैं, ताकि परामर्श प्रार्थी को ऐसा ना लगे कि मेरी अवहेलना हो रही है या मेरे ऊपर कोई ऐसा निर्णय थोपा जा रहा है जिनको कि वह अपनाना नहीं चाहता। इस प्रकार समन्वित परामर्श को आवश्यकताएं और परिस्थितियां देखकर कभी परामर्श केंद्रित, समझ लो बात को, कभी परामर्शदाता केंद्रित बना दिया जाता है और कभी परामर्श प्रार्थी केंद्रित बना दिया जाता है। इसके पीछे केवल यही उद्देश्य होता है कि एक तरफ प्रार्थी के विचारों, भावनाओं एवं रुचियों को महत्व दिया जाता है और दूसरी तरफ परामर्शदाता के विवेकपूर्ण सुझावों को। दोनों ही समान रूप से अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। और समन्वित परामर्श के लाभ की अगर हम बात करें तो देखो, जैसे साक्षात्कार के प्रयोग, गतिविधि और वार्तालाप के द्वारा सामाजिक अनुसंधानों तथा सामाजिक अध्ययनों के लिए सामग्री का संकलन करना, निषेधात्मक भावनाओं को स्वीकार करने के साथ उनको स्पष्ट करने का अवसर देना, है ना, छात्रों की समस्याओं के कारण जानने के बाद में उनकी उस विधि के माध्यम से देखो मदद करना, ये सब चीज़ें कि इस परामर्श के अंतर्गत समस्या और परामर्श प्रार्थी दोनों को ही समान महत्व दिया जाता है। यानी कि चाहे वो परामर्शदाता हो या परामर्श प्रार्थी हो, दोनों को ही समान महत्व दिया जा रहा है ना, तो दोनों ही लोग सक्रिय रहते हैं। तो इसमें जो डिसीजंस आते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं इन कंपैरिजन टू निर्देशात्मक और अनिर्देशात्मक परामर्श। समन्वित परामर्श निर्देशात्मक और अनिर्देशात्मक परामर्श दोनों की कमियों से मुक्त होता है, अर्थात दोनों ही उपागम के दोष इसमें नहीं पाए जाते हैं। ना तो पूर्णतः समस्या प्रधान होता है और ना ही पूर्णतः वो व्यक्ति प्रधान होता है। समन्वित परामर्श अधिक व्यवहारिक है क्योंकि इसमें परामर्श प्रार्थी को एक तरफ तो ये संतुष्टि होती है कि कठिनाइयों के रास्ते पर मैं अकेला नहीं हूँ, कोई मेरी सहायता कर रहा है, और दूसरी तरफ परामर्शदाता द्वारा ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी जाती हैं कि परामर्श प्रार्थी अपनी सहायता स्वयं करता है और इस तरह उसमें स्वनिर्देशन तथा
सुसमायोजन की क्षमता का विकास भी पर्याप्त मात्रा में होता है। समन्वित परामर्श में शक्ति और समय की बचत करते हुए विवेकपूर्ण व्यवहारों के माध्यम से समस्या का समाधान होता है। समन्वित परामर्श की कमियां या दोष या सीमाओं की अगर मैं बात करूं क्या होती हैं, भाई सब जितनी भी विधियां हैं, जितने भी आपके प्रकार हैं, विधि हैं, है ना, तो उनमें क्या होता है, अलग अलग सबकी अपनी बातें होती हैं, गुण होते हैं, दोष होते हैं, है ना। तो इसमें अब मैम समन्वित परामर्श में कमियों की बात क्या होगी, हमने कहा देखो इसमें निर्देशीय और अनिर्देशित संबंधित जो कमियां थी वो कमियां तो नहीं पाई जाती हैं, लेकिन इस विधि की अपनी कुछ ना कुछ तो कमी होंगी। तो आइए देखते हैं कि क्या कमी होती है समन्वित परामर्श की। तो देखो पहली कमी तो यह है कि समन्वित परामर्श में लचीलापन अधिक पाया जाता है और आवश्यकता तथा परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन करते रहने में अधिक परिश्रमी, उत्साही और प्रशिक्षित परामर्शदाता की आवश्यकता होती है। इस प्रकार का परामर्श प्रायः विधि पूर्वक आयोजित नहीं किया जाता है और जब तक योजनाएं सुसंगठित ना हो तब तक उनसे प्राप्त परिणामों के प्रभावपूर्ण होने के अवसर कम रहते हैं। परामर्श प्रार्थी के विचारों और भावनाओं को परामर्शदाता के ही सम्मान महत्व देने के कारण कभी परामर्शदाता की कुशलता, योग्यता, विवेकपूर्ण व्यवहार आदि की अवहेलना हो जाती है। समन्वित परामर्श की युक्तियां एवं नीतियां सामान्यतः अवसरवादी एवं अस्पष्ट होती हैं और कुछ विद्वानों का कहना भी है कि परामर्श के अंतर्गत समन्वित का आयाम असंभव है, क्योंकि निर्देशात्मक तथा अनिर्देशात्मक विधियों के यथार्थ रूप से समन्वित कर पाना अत्यंत कठिन होता है, क्योंकि ये परस्पर क्या है, विरोधी आयाम है। बिल्कुल सही बात है, जो आपका अनिर्देशात्मक परामर्श होता है वो निर्देशात्मक परामर्श से एकदम ऑपोजिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि परामर्श क्या है, परामर्श तथा निर्देशन में क्या अंतर्गत है, ये हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। इससे संबंधित परिभाषाएं, है ना, जब हमने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो है इंपॉर्टेंट भी, लेकिन इसको ना आप खुद से भी पढ़ सकते हैं ना, इसमें इतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। इसको आप अपना देख लीजिएगा कि परामर्श क्या है भैया, शरीर और निर्देशन क्या है, एक सिक्के के दो पहलू हैं, इसी तरीके की चीज़ है उस आंसर में, ठीक। निर्देशन का साधन क्या है, निर्देशात्मक तथा अनिर्देशात्मक परामर्श में अंतर बताइए। अभी हमने आपसे कहा था ना ये अंतर पूछा जाता है, तो आपके सामने है, ये देख लो, है ना। तो निर्देशन के साधन की बात कराएं तो देखो, देखिए निर्देशन के अगर मैं साधन की बात करूं तो पहला है चिकित्सा सेवा। समझिएगा आप बात को कि विद्यालय के निकटवर्ती समुदाय में चिकित्सालय स्थित होते हैं, है ना। यहाँ विभिन्न प्रकार के रोगों के विशेषज्ञ चिकित्सक होते हैं और विद्यालय में बालकों के स्वास्थ्य परीक्षण, मतलब आप देखिए टाइम टू टाइम पे उन लोगों की जो स्वास्थ्य परीक्षण होते हैं वो करवाए जाते हैं, है ना। तो समय, ताकि जो समय पर ही जो भी गंभीर रोग से ग्रसित बच्चा हो इनकी विशेषज्ञों के पास भेजी जाए और इनकी पहचान हो सके। अब देखो दांत के डॉक्टर हैं, है ना, जो आपके ईएनटी यानी कि ईयर नोज टीथ जैसे नाक कान गला के रोग विशेषज्ञ, और हृदय रोग विशेषज्ञ, हड्डी की बीमारी के विशेषज्ञ, फेफड़े तथा श्वास आदि के क्षेत्र के विशेषज्ञ जो आपके, ये इन सभी विशेषज्ञों के बारे में छात्रों को पूरी जानकारी होनी चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की अगर मैं बात करूं तो गंभीर रूप से मानसिक रोगों से पीड़ित छात्रों का उपचार विद्यालय के निर्देशन कर्मचारियों द्वारा संभव नहीं होता है, इसलिए ऐसे छात्रों को तुरंत सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य क्लिनिक भी ऐसे बालकों के उपचार में सहायता प्रदान करते हैं, है ना। सामाजिक मनोवैज्ञानिक कार्यकर्ता कुसमायोजित बालकों के माता पिता का भी उपचार करते हैं यदि इसकी आवश्यकता पड़े तो भारतवर्ष में घूमने फिरने वाले क्लिनिकों की विशेष आवश्यकता है और जो दूर दराज तथा बिखरे ग्रामों में यह सेवा प्रदान कर सके। सामाजिक संस्थाओं की अगर मैं बात करूं तो इनको 3 भागों में बांटा गया है, एक आपकी सामाजिक संस्थाएं, एक निजी संस्थाएं और एक व्यापारिक संस्थाएं, ठीक है। धार्मिक समूह हो गए, राजकीय अभिकरण हो गए, ये सब आपके इसके क्या है भैया, ये सब आपके निर्देशन सेवा के साधन हैं, जो कि आपका 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब निर्देशक और अनिर्देशक परामर्श में क्या है, इसको भी आप जब शॉर्ट आंसर हमारे साथ में पढ़ेंगे ना तो क्वेश्चन नंबर 1 यही होगा कल की क्लास का, तो आप वहां पे देख लीजिएगा, ठीक। और बाकी निर्देशक अनिर्देशक परामर्श होता क्या है, इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग में भी पढ़ा चुके हैं आपको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्देशात्मक परामर्श क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताओं और सीमाओं का प्रकाश डालिए। ये 2019 में आपका पूछा गया था। अब देखो निर्देशात्मक परामर्श हम आपको पढ़ा ही चुके हैं ऊपर लॉन्ग आंसर में 1 में, तो वहां से आप पढ़ लेंगे, लेकिन इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या सीमाएं हैं, इनको हम आपको बता देते हैं। तो निर्देशात्मक परामर्श होता है, इसकी अगर विशेषताओं की हम बात करें तो परामर्शदाता अधिक योग्य, प्रशिक्षित, अनुभवी एवं ज्ञानी होते हैं। वह अच्छी तरह समस्या का समाधान दे सकता है। निर्देशात्मक परामर्श एक बौद्धिक प्रक्रिया होती है। निर्देशात्मक परामर्श में प्रार्थी पक्षपात व सूचनाओं के अभाव में
समस्या निदान नहीं कर सकता है। निर्देशीय परामर्श के उद्देश्य समस्या समाधान अवस्था माध्यम से निर्धारित किए जाते हैं और निर्देशीय परामर्श संपूर्ण निर्देशन प्रक्रिया का एक सशक्त अंश है। निर्देशीय परामर्श मैत्रीपूर्ण अथवा सौहार्दपूर्ण वातावरण में अधिक सफल होता है और इसका स्वरूप प्रजातांत्रिक होता है। साथ में परामर्श प्राप्तकर्ता परामर्शकर्ता के सम्मुख अपने विचार रखने में स्वतंत्र रहता है। निर्देशीय परामर्श प्रायः व्यावसायिक होता है और निर्देशीय परामर्श परामर्शदाता केंद्रित परामर्श होता है, क्योंकि परामर्शकर्ता संपूर्ण परामर्श क्रियाविधि को पूर्व निर्धारित करता है। अब जो आपकी क्या है भैया, निर्देशात्मक परामर्श की क्या सीमाएं हैं, ये हम आपको ऊपर अभी आंसर में करा चुके हैं, तो आप वहां से भी देख सकते हैं पहले क्वेश्चन नंबर से। नेक्स्ट है अनिर्देशात्मक परामर्श से आपका क्या तात्पर्य है और इसकी अनिर्देशात्मक परामर्श की क्या मूल धारणा है। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन, ये मान के चलिए कि हम आपको यहाँ पर 100 नहीं 110% की गारंटी ले लें कि आप लोग परामर्श क्या होता है, ठीक, परामर्श के जो ये प्रकार हैं निर्देशात्मक, अनिर्देशात्मक, है ना, और समन्वित, इन सबको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इससे एक शॉर्ट या एक लॉन्ग आंसर बनेगा ही बनेगा आपके पेपर में, ठीक, इतनी ज़्यादा गारंटी कोई नहीं लेता होगा, ठीक। तो ओके, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या कमेंट करेंगे आज का आपका कमेंट ये होना चाहिए कि मैम ने ये बताया है कि अनिर्देशात्मक, निर्देशात्मक और परामर्श, ये समन्वित परामर्श मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक, ताकि जो बच्चा वीडियो नहीं देखता है सिर्फ आके चला जाता है उसका भी कुछ भला हो जाएगा, ठीक। तो यह आप पढ़ सकते हैं क्योंकि बिल्कुल बहुत आसान सा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। लघु उत्तरी जो प्रश्न है आपके, ये हम आपको कल कराएंगे। एक बार फटाफट से लिख दीजिएगा अपनों के लिए, फिर हम सेशन को एंड करेंगे। 6 आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर हैं, ये हम करा देंगे, फिर आपका शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 8, है ना। और चैप्टर नंबर 8 शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, देखो इतना ज़्यादा क्या ही सोचना, एक कोर्स है जो आपका इसी विषय का, वो आप जा कर के लीजिए। वहाँ पर जो मॉडल पेपर हैं और जो आपके कह सकते हैं हम कि यूनिट के एंड में हमने जो क्वेश्चंस दिए हैं, केवल क्वेश्चंस हैं वो, बस केवल ये क्वेश्चंस और ये मॉडल पेपर ही लगा लो ना, आपका भला हो जाएगा। शायद ही फिर कोई क्वेश्चन हो जो बच के जाए, ज़्यादा मैं बड़ी बात नहीं करती हूँ उसकी, और वो तो वक्त बताएगा जब आपका पेपर होगा, उसके बाद हम आपसे मिलेंगे कि आप बताइए कैसा हुआ पेपर, ठीक। बाकी जो मैं यहाँ पर क्लासेस देती हूँ उनको आप रोज़ करिए, उससे क्या फ़ायदा होगा कि जो टॉपिक आपको क्लियर नहीं होगा ना, वो क्लास के माध्यम से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें खुद से पढ़ के नहीं क्लियर हो पाती हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाना है, पीजी पॉइंट सर्च करना है, ऐप इंस्टॉल कर लेना है, रेफरल कोड में पीजी पॉइंट डाल देना है, वो आईडी बन जाएगी। उसके बाद में सिंपल से आप कोर्सेज में जाइएगा, वहाँ पर आपको दोनों कोर्सेज दिख जाएंगे, आप ले सकते हैं पेपर 1 पेपर 2 का, और आराम से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से हमारा भैया इंस्टाग्राम है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हमारी व्यक्तिगत जीवन की चीज़ें भी पड़ी हुई हैं कुछ, और साथ में आप हमें वहाँ पर मैसेज करेंगे तो आपको मैं रिप्लाई तो दूंगी अगर आपको कोई ज़रूरी जानकारी चाहिए तो। पीजी पॉइंट के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप हमसे वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास। सेशन को लाइक तथा कमेंट और शेयर करना नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।